हेलो क्रशर्स, वेलकम टू डे 15। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन का वीडियो नंबर 2 है। आज ग्रेविटेशन कंप्लीट हो जाएगा। हम स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी से, किस तरीके से पॉइंट मासेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती है। फिर सेल्फ एनर्जी भी हम देख लेंगे। उसके बाद हम वर्क एनर्जी थ्योरम को पोटेंशियल एनर्जी के साथ कंबाइन करेंगे तो निकलती है हमारे पास एस्केप वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एस्केप वेलोसिटी अगर कम या ज़्यादा उसको रख दें तो हमारी ट्रैजेक्टरी किस तरीके की होती है उसको भी हम अच्छे से विजुलाइज करेंगे, फील लेंगे। फिर आ जाएंगे हम केप्लर्स लॉज पे। केप्लर्स लॉज एक्चुअली ऑब्जर्वेशन बेस्ड लॉ थे, लेकिन आज हम उसके सारे के सारे डेरिवेशन कर सकते हैं मैथ्स का यूज़ करके। तो हम कुछ कैलकुलेशंस एलिप्टिकल ऑर्बिट्स की भी कर लेंगे। एंड फिर उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक और बचता है जो है बाइनरी स्टार सिस्टम। अगर हमारे पास 2 स्टार हैं तो अभी तक सैटेलाइट में क्या होता था, सैटेलाइट सिर्फ घूमता रहता था। सेंट्रल स्टार जो होता था वो इतना हैवी होता था, वो मूव नहीं करते थे, उसे स्टेशनरी मान लेते थे। लेकिन अगर दोनों मूव करने लग जाए तो किस तरीके से हमारे पास ये मोशन होता है वो भी हम देख लेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा नाम विक्रांत किरार है। चलो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। मान लो हमारे पास 2 मास हैं। पहली बात तो ये है मास, इसको बोल देते हैं लेट्स से दिस इज m1, दिस इज मास m2, ये है हमारा a, ये है हमारा b, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको लेट्स से हमने बोल दिया है वो है हमारे पास r। पहले बताओ इनकी पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ। पोटेंशियल एनर्जी होती है एनर्जी ड्यू टू पोजिशन इन अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो हमारे पास यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो मान लो मेरे पास अभी यहाँ पर दोनों ही नहीं थे, मेरे पास m2 भी नहीं था और m1 भी नहीं था। तो यहाँ पर अभी कोई पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करी क्योंकि कुछ है ही नहीं सिस्टम में। ऑलराइट, फिर मैं यहाँ पर m1 को लेके आ गया। कहाँ से लेके आया, इनफाइनाइट से। जब वो इनफाइनाइट पे था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, और अकेले की कोई पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन होती है। वो है ही यूनिवर्स में अकेला, किसके रेस्पेक्ट में पोजिशन, कुछ नहीं होता वो। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, क्या इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी है? नहीं, क्योंकि ये अकेला ना किसी पे फोर्स लगा सकता है ना इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है, तो इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। लेकिन अब मैं इनफाइनाइट मास पर अगर कोई मास रखा हुआ है m2 इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, इन दोनों के बीच में भी कितना फोर्स है, 0। अगर मैं उसको यहाँ पर लेकर के आऊँगा तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स होगा। अब फोर्सेस लगना शुरू होंगे तो अब पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए कम से कम हमें 2 मास चाहिए होते हैं। तो चलो मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक मास को लेकर के यहाँ पर आता हूँ। बताओ ग्रेविटेशन ने किस तरफ वर्क किया है। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, हम मान के चल रहे हैं ये वाला रेस्ट पे था, है ना, इसको किसी तरीके से रोका हुआ हमें। तो अगर इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लगा, वो आया भी इस तरफ, तो ग्रेविटी ने उसके ऊपर पॉजिटिव वर्क कर दिया, है ना। अब यहाँ पर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हम मानते हैं बाय डेफिनेशन। उसके बाद वो इधर आता जा रहा है तो उसकी एनर्जी एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी और कम होती जाएगी। इसको आप फील कर सकते हो, जिस दिशा में ग्रेविटी लगती है उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। यहाँ पर ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, उससे और कम होगी, यहाँ आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, और हमारे पास यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आती भी है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी को लिखने का तरीका क्या हुआ। लेट्स से मैं इस मास के कारण इस मास की पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहता हूँ, तो यू को मैं लिख सकता हूँ, यू विल बी इस जगह का पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय ये वाला मास। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, पोटेंशियल ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय उस जगह जो हम मास ले करके आए हैं इनफाइनाइट से। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, उसकी वैल्यू होती है -g(m1) डिवाइडेड बाय r। ये पोटेंशियल इस वाले मास के कारण यहाँ पर इतना पोटेंशियल आया है। मल्टीप्लाई कर दो आप इसको m2 से, और हमारे पास वैल्यू कितनी रहती है, -g(m1)(m2) डिवाइडेड बाय r। अच्छा, ये क्या इस मास की पोटेंशियल एनर्जी है? नहीं, ये एक्चुअली सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इसी को देखने का, इसी सिस्टम को देखने का दूसरा तरीका, अभी आप एक काम करो, ये वाले मास को मैंने मान लो यहाँ से हटा दिया। अब वो मास इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, इनफाइनाइट डिस्टेंस से उसको मैं लेकर के यहाँ पर आता हूँ। अगेन ग्रेविटी इस पे इस तरफ फोर्स लगा रही है, उसका डिस्प्लेसमेंट भी कहीं इस तरफ हो रहा है, फिर वो यहाँ पे आ रहा है इस तरीके से। तो ग्रेविटी ने यहाँ पे इस पर फिर से वर्क कर दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी फिर से नेगेटिव होने वाली है। अब की बात देखो, पोटेंशियल एनर्जी को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी विल बी पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट ए इंटू m1। पोटेंशियल ऑफ ए इंटू m1, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए,
यहाँ पर अब मान लो ये वाला मास यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, इस मास के कारण यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा और उस पोटेंशियल की वैल्यू कितनी जाती है -G m2 डिवाइडेड बाय r। पॉइंट मास के कारण पोटेंशियल का हमारे पास यही फॉर्मूला है। मल्टीप्लाई कर देंगे m1 से तो देखो वैल्यू फिर से सेम आ जाती है -G m1 m2 अपॉन r। तो ये हमने पोटेंशियल वाला मेथड देख लिया। अगर आपको पोटेंशियल वाला मेथड नहीं देखना है, आपको जस्ट दो मासेस के कारण पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो उसका फॉर्मूला डायरेक्टली हमारे पास यही है। तो इसी को लिखने का और एक तरीका आप याद रख सकते हो, U इज इक्वल टू -G m1 m2 अपॉन r। कभी भी आपको दो पॉइंट मास के पेयर दिखेगा, है ना, दिस इज फॉर अ पेयर ऑफ पॉइंट मास, तो उन दोनों के कारण पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती है। और ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा, है ना, हमेशा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। अगर मैं इसको फिक्स कर देता हूँ कि भाई ये मूव नहीं कर सकता, जैसे अर्थ के केस में अगर अर्थ के ऊपर आसपास सैटेलाइट घूम रहा है तो हम मान लेते हैं अर्थ की एनर्जी में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो उस केस में हम बोल देते हैं कि वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन हमेशा पोटेंशियल एनर्जी किन्हीं दो चीज़ों के बीच में उनकी रिलेटिव पोजिशन के हिसाब से होती है, राइट। तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है -G m1 m2 अपॉन r, या फिर आप पोटेंशियल को मास से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। दो पॉइंट मासेस के कारण तो पोटेंशियल एनर्जी हमने देख ली, लेकिन मान लो हमारे पास तीन इस तरीके से मास है m m m, और उन तीनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी सब a हमारे पास डिस्टेंस है। तो अब यहाँ पे आप पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। अगेन हमारे पास दो तरीके हैं, हम दोनों तरीके से करते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन कभी भी ना हो। तो एक काम करते हैं, मैं स्टार्ट करूँगा, मान लो मेरे पास यहाँ पर सिर्फ अभी कोई भी मास नहीं है, मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तीनों मास इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो मैं बोल दूंगा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 है। फिर मैं पहले मास को यहाँ पर इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेकर के आ गया, तो क्या मैंने कहीं किसी ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कुछ भी किसी ने वर्क किया है? नहीं, कोई फोर्स ही नहीं लगा होगा, वो अकेला एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में। तो यहाँ पर अभी तक कोई भी वर्क डन नहीं हुआ है। तो पहला मेथड मैं लिखने वाला हूँ, मेथड 1 इज बाय ब्रिंगिंग ईच मास फ्रॉम इन्फिनिटी। तो मैं पहला मास जब लेकर के आया तो मैंने कितना वर्क किया, है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। और जब मैं इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस से यहाँ पे लाता हूँ तो मैंने कोई फोर्स ही नहीं लगाया होगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई फोर्स ग्रेविटी का लग नहीं रहा है। तो धीरे धीरे मैं इसको आराम से लेकर के आ गया हूँ, मुझे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। ऐसे समझ सकते हो, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ऊपर ले जाते हैं तो बढ़ती है। वर्क डन जो मैंने किया एक्सटर्नल एजेंट ने, इसको उठाने में मैंने वर्क किया, तो इसलिए बोलते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, इसको जब हम अर्थ नीचे खींचते हैं, इसको नीचे रखते हैं, तो हम बोलते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। और एक्चुअली मैं यहाँ पर नेगेटिव वर्क करता हूँ। ऑलराइट, तो स्टार्टिंग में जब हम एक मास को लेकर के आए तो हमारे पास कितना वर्क डन हुआ? वो हुआ 0। फिर उसके बाद हम दूसरा मास मान लो यहाँ पर लेके आते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं दूसरा वाला मास लेकर के आऊँगा तो इस केस में जो वर्क डन होने वाला है बाय एक्सटर्नल एजेंट, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस पॉइंट का पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय यही वाला मास, है ना। तो मैं इसमें करूँगा प्लस, उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना था? इस पॉइंट का पोटेंशियल इसके कारण रहा होगा -Gm/a, मल्टीप्लाई कर दो उसको मास से। ठीक, अब हमें तीसरा मास भी लेके आना है। तीसरा मास लेके आना है इनफाइनाइट डिस्टेंस से, कहीं से यहाँ पर। अब यहाँ पर कैसे मैं लिख सकता हूँ? यहाँ पर देखो मैं पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखूंगा, प्लस उस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल अब इन दोनों मास के कारण होगा, है ना। स्केलर एडिशन होता है, तो वहाँ पर देखो उसकी वैल्यू आ जाती है -Gm/a, इस वाले के कारण हो गया, और इस वाले के कारण भी होगा -Gm/a। मल्टीप्लाई कर दो इसको, यहाँ पर मैं तीसरा मास जो लेकर के आया हूँ उसकी वैल्यू से, इस तरीके से। तो ये मेरे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। इसकी वैल्यू आप देख सकते हो, ये आ जाता है -3Gm²/a, ये आ जाता है हमारे पास आंसर। अच्छा, अब इसी को लिखेंगे हम मास के पेयर्स के हिसाब से। तो दूसरा तरीका इसी को सॉल्व करने का हो जाएगा, दूसरा मेथड, पेयर ऑफ पॉइंट मासेस। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी आपके पास कोई पॉइंट मास का पेयर हो, जैसे एक पेयर इन दोनों का हो गया, एक पेयर इन दोनों का हो गया, और एक पेयर इन दोनों का हो गया,
तो इन तीनों पेयर के कारण हमारे पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, -GM1M2/R। तो ये हमें इन तीनों पेयर के लिए लगा देना है। तो देख लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है। इसकी वैल्यू आती है -GMM/A प्लस -GMM/A प्लस -GMM/A। हमारे पास तीन पेयर हैं, तीनों के कारण हमने ऐड किया तो इसकी वैल्यू आ जाती है -3GM²/A। दोनों ही आंसर सेम है और दोनों ही तरीके इसको सॉल्व करने के सही हैं। कई बार हमारे लिए ये वाली मेथड आसान होती है, कई बार हमारे लिए ये वाला मेथड आसान होता है। तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हो। इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। Four spheres each of mass m form a square of side D as shown in the figure. A fifth sphere of mass capital M is situated at the center of the square. तो हमारे पास इस तरीके की कुछ ज्योमेट्री है। The total gravitational potential energy of the system is। तो अब आप इसको कैसे करोगे? अगेन आप दो तीन तरीके से कर सकते थे। पहले इस मास को, पहले सारे मास हटा दो, एक मास को यहाँ पे लेके आओ, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। फिर अब इसके कारण सब जगह का कुछ पोटेंशियल आ जाएगा, है ना। लेट से मैं यहाँ का पोटेंशियल निकालता हूँ, फिर यहाँ पर दूसरा मास लेके आऊँ, फिर इन दोनों के कारण यहाँ का पोटेंशियल निकालूँ, फिर यहाँ पे तीसरा मास लेके आऊँ, फिर इन तीनों के कारण यहाँ का पोटेंशियल निकालूँ, यहाँ पे चौथा मास लेके आऊँ, फिर इन चारों के कारण यहाँ का पोटेंशियल निकालूँ और पांचवा मास लेके आऊँ। एक तरीका सॉल्व करने का ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया सॉल्व करने का? हर पॉइंट मास के पेयर के कारण मैं GMM/R² वाला फॉर्मूला लगा दूँ, -GMM/R वाला, तो मेरे पास सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो मैं कौन सा तरीका लगाऊंगा? यहाँ पे मैं पेयरिंग कर लेता हूँ। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मास कितने हैं? 5। 5 मास से कितने पेयर बन सकते हैं? जैसे एक ये बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां और फिर ये 9वां और ये 10वां। टोटल मेरे पास 10 पेयर बन रहे हैं। इसको देखने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? नंबर ऑफ पेयर्स विल बी इक्वल टू, इन 5 में से कोई से भी 2 उठा लेने मुझे, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 5C2 और इसकी वैल्यू भी आ जाती है 10 के बराबर। तो अब आपको 10 पेयर बनाने हैं, सबको अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुछ पेयर एक जैसे हैं। जैसे ये जो पेयर है और ये जो पेयर है, इन दोनों के कारण वैल्यू सेम आने वाली है क्योंकि दोनों का मास सेम है m, दोनों के बीच में डिस्टेंस d है। तो यहाँ पे सिमेट्री का यूज़ करो। अब आप देखो कि ये 10 पेयर आप किस तरीके से बना सकते हो। एक पेयर के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो -GM1M2/R के बराबर होती है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। करेक्ट आंसर है ए। देखो सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इन पॉइंट मासेस के जो 4 पेयर बन रहे हैं ना, इन पेयर्स को पकड़ लेता हूँ। तो हमारे पास 4 जो पेयर के कारण पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 4 मल्टीप्लाइड बाय कितनी है? एक पेयर के कारण कितनी हो जाती है? -GMM उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? वो डिस्टेंस है d। तो ये हो गया, ठीक है। 10 में से 4 हमारे पास हो गए। दूसरे 4 पेयर कौन से हो सकते हैं? एक ये हो जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो इनके कारण भी लिख दो, +4 इंटू एक के कारण पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है? -G। अब की बार देखो, कैपिटल M स्मॉल m अपॉन इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? अगर ये d था तो ये वाला कितना हो जाता है? D/√2। तो यहाँ लिखेंगे हम D/√2। ऑलराइट, तो हमारे पास 4 और 4 8 तो हो गए। अब आप देखोगे हमारे पास 2 बचे हैं। एक इन दोनों मास के कारण होने वाला है, दूसरा इन दोनों के कारण होने वाला है। तो ये भी देखो, मास यहाँ पर m है, यहाँ पर भी m और m है। डिस्टेंस जो है, अगर ये d था तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाती है? √2 टाइम्स d। तो हमारे पास आ जाता है +2 इंटू माइनस का GMM/√2 टाइम्स d। यही आने वाला है। देखो इसमें से क्या चीज़ कॉमन निकाल सकता हूँ मैं? यहाँ से अगर मैं -GM/d को कॉमन निकाल दूँ, क्योंकि हर ऑप्शन में -GM/d को बाहर निकाला हुआ है, तो अंदर ब्रैकेट में क्या चीज़ बचती है? हमारे पास आ जाता है 4 इंटू m, 4m प्लस यहाँ से आ जाएगा 4 कैपिटल M इंटू √2। तो वो वाली वैल्यू हो जाती है 4√2 टाइम्स कैपिटल M। और यहाँ से कितना आ जाता है? 2/√2, है ना। 2/√2 यानी कि सिर्फ √2 बचेगा ऊपर में और m रहेगा, है ना। ये हो जाएगा +√2 टाइम्स m। इसी को आप लिख सकते हो -GM/d 4 +√2 टाइम्स m +4√2 कैपिटल M। एंड ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट
आंसर। हमें यहाँ पे यही देखना होता है कि स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम किस तरीके से पेयरिंग समझ सकते हैं। A body of mass 2m splits into 4 masses, small m, m minus m, capital M minus m, which are rearranged to form a square as shown in the figure. The ratio of capital M by m for which the gravitational potential energy of the system becomes maximum is तो यहाँ पर होने क्या वाला है, हमारे पास इस तरीके से कुछ ज्योमेट्री दी हुई है, हमारे पास 4 मासेस रखे हुए हैं, है ना। आप इनको पॉइंट मासेस मानो और इनकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो। हमारे पास 4 यहाँ पर इस तरीके से पेयर बन रहे हैं, 2 डायगोनल वाले पेयर बन रहे हैं, तो इसके कारण आप पोटेंशियल एनर्जी लिखो। अभी जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी विल बी फंक्शन ऑफ कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। आप यहाँ पर आपको अब देखो हमें क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी को मैक्सिमाइज करना है, राइट। तो यहाँ पर m की जो वैल्यू है वो तो फिक्स माननी है हमें। स्मॉल m की वैल्यू जितनी ज़्यादा करूँगा, बेसिकली यहीं से मास निकाल करके मैंने इस तरफ रख दिया है, यहाँ से थोड़ा सा मास निकाल करके इस तरफ रख दिया है, कितना मास निकाल के रख दिया है उसके हिसाब से दिस इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल m, मैं इस तरीके से मान सकता हूँ। अब मुझे मैक्सिमम पता करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, du अपॉन dm, वो जो भी वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू 0 कर दो, इससे मुझे मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है। तो एक फंक्शन बनाओ, मैक्सिमा मिनिमा की वैल्यू पता करो, उससे आपको मिल जाएगा m और कैपिटल M के बीच में एक रिलेशन, वही आपको पता करना है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, बहुत अच्छा सवाल है। करेक्ट आंसर है बी। सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लिखनी पड़ेगी पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं यहाँ पर इन दोनों मासेस को देखूँ, ये वाला पेयर या ये वाला पेयर या ये वाला पेयर या ये वाला पेयर, सबके लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि सब में एक मास m है, एक मास कैपिटल M माइनस m है, सबके बीच में डिस्टेंस है d। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी माइनस जी m माइनस m टाइम्स स्मॉल m डिवाइडेड बाई डिस्टेंस है d, मल्टीप्लाई कर दो इसको 4 से, क्योंकि ऐसे हमारे पास 4 पेयर है। उसके बाद एक पेयर ये है और एक पेयर ये है, तो अगर मैं इस पेयर के लिए लिखूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, ये डी था तो ये हो जाता है d√2, तो ये आ जाता है d√2 माइनस इन दोनों के कारण क्या हो जाएगी, देखो आप लिख सकते हो जाएगी जी एम माइनस एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय d√2। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, माइनस जी अपॉन डी कॉमन निकाल देते हैं हम यहाँ से, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ माइनस जी अपॉन डी। देखो ब्रैकेट में हमारे पास बचता है यहाँ पर, अब देखो माइनस जी अपॉन डी तो निकल गया, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 4mm माइनस 4m स्क्वायर, 4mm माइनस 4m स्क्वायर। ठीक, इसमें से देखो माइनस जी अपॉन डी बाहर निकल गया है, तो ये क्या बचता है m स्क्वायर अपॉन √2 प्लस m स्क्वायर अपॉन √2, प्लस क्यों, क्योंकि माइनस जी एम अपॉन डी बाहर निकला है तो प्लस m स्क्वायर अपॉन √2 आ जाएगा। और इसमें से देखो माइनस जी अपॉन डी बाहर निकल गया तो इसकी वैल्यू आ जाती है m माइनस एम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2, तो उसकी वैल्यू आ जाती है प्लस m का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर माइनस 2mm डिवाइडेड बाय √2। ये क्या चीज़ है, ये हमारा u है। हमें मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, du अपॉन dm की वैल्यू कर दूंगा मैं 0 के बराबर। अब ये वाली जो वैल्यू थी ये तो फिक्स है ना, तो यहाँ पर इसका जो du अपॉन dm है उसकी वैल्यू मैं 0 के बराबर कर दूँ तो मेरे को पता चल जाएगा किस पॉइंट पर मुझे मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा है। तो देखो इसी को मैं डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करता हूँ, तो उसकी वैल्यू आ जाती है माइनस जी अपॉन डी। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, यहाँ आ जाता है 4 कैपिटल M माइनस 8m प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 बाहर, तो ये नीचे √2 था तो बचता है सिर्फ √2m, है ना। यहाँ पर m स्क्वायर तो एक कांस्टेंट है, इस m स्क्वायर का हो जाएगा 2m, डिनोमिनेटर में √2 है तो फिर से बन जाएगा वो √2 टाइम्स m, तो ये हो जाता है प्लस √2m। और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये वैल्यू क्या है, माइनस √2mm था तो उसकी जगह आ जाएगा सिर्फ माइनस √2m, माइनस √2m। हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है इसको हमें 0 से इक्वेट कर देना है, तो यहाँ पर आप एक्चुअली वैल्यूज़ को आसपास ला सकते हो। मुझे दिख रहा है 4m माइनस √2 टाइम्स m, है ना, और दिस
-8m प्लस 2√2m इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देखोगे 4 माइनस √2 इंटू m इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस √2 टाइम्स स्मॉल m। ये वाली टर्म इस तरीके से कट जाएगी और हमारे पास वैल्यू क्या आती है, कैपिटल M बाई स्मॉल m हमें पता करना है। यहाँ पर कैपिटल M अपॉन स्मॉल m की वैल्यू आ जाती है m बाई m इज इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। देखो हमारे पास फिक्स मास था 2m, उसमें से मैं m मास निकालता हूँ और अलग अलग 4 मास बना देता हूँ। तो इसलिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फंक्शन ऑफ स्मॉल m है ना, उसको फंक्शन ऑफ कैपिटल M मत मानना। कैपिटल M तो फिक्स वैल्यू थी, जो भी थी जितनी भी थी, 10 किलो था, 20 किलो था, उसमें से अब मैं 1-1 किलो 2 बार निकाल दूं या 2-2 किलो निकाल दूं या 3-3 किलो निकाल दूं या 4-4 किलो निकाल दूं, है ना, उसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू चेंज होती है। इसीलिए हमने du अपॉन dm की वैल्यू 0 करी ताकि हमें मैक्सिमम या मिनिमम मिले। इस पॉइंट पे हमें मैक्सिमा या मिनिमम मिलता है। क्वेश्चन में बोला था मैक्सिमम है तो हम मान लेते हैं वो मैक्सिमम होगा। अगर हमसे वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेते तो हम यही वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख देते और हमारे पास मैक्सिमम या मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जो भी आनी है उसकी वैल्यू भी आ जाती। हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी किन्हीं भी 2 पॉइंट मासेस के बीच में होती है। अच्छा, अगर मेरे पास मान लो इस तरीके से एक सॉलिड स्फीयर है तो ये तो बेसिकली एक ही सिंगल बॉडी है, लेकिन इसकी भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि हम मान लेते हैं कि ये बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट मासेस से मिलकर के बनी है। इसको इनफाइनाइट पॉइंट मासेस में तोड़ दोगे तो हर एक पॉइंट मास का मास भी हो जाता है छोटा सा मास dm, और फिर हर मास को आप यहाँ से इनफाइनाइट से लेकर के आओगे तो आप कुछ इंटीग्रेशन करके आप कैलकुलस लगा करके इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी पता कर सकते हो। 2 मेन वैल्यूज हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगर हमारे पास सॉलिड स्फीयर है तो उसकी जो खुद की सेल्फ एनर्जी उसको बोला जाता है ना, तो वो होती है -3/5 gm² अपॉन r। इसका मतलब इसकी एनर्जी अभी नेगेटिव में है। अगर इसको मैं इतनी 3/5 gm² अपॉन r इतनी एनर्जी इसको ऐड कर दूं तो मेरे पास इनफ एनर्जी हो जाएगी कि इसके हर एक पार्टिकल को इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ले जा करके मैं रख पाऊँ। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर अगर बहुत सारे मासेस हैं सबको ला करके आप इस तरीके से सॉलिड स्फीयर बना देते हो तो कुछ हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। सबकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, पास आएंगे खींच करके तो नेगेटिव हो जाएगी, तो जो नेगेटिव होती है वो वैल्यू ये आती है। इसकी जगह हमारे पास स्फेरिकल शेल होता है तो वाली वैल्यू हमारे पास -12 gm² अपॉन r आती है। तो ये 2 वैल्यूज हैं, आपको ये याद होनी चाहिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे बहुत सिंपल तरह के सवाल बनते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई पार्टिकल इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है और लेट्स से मैंने बोल दिया कि उसकी वेलोसिटी वहाँ पर 0 है, और यहाँ पर देखो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, लेट्स से अभी तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन मान लो धीरे से इसकी थोड़ी सी इस तरफ वेलोसिटी दे दी, फिर वो इनफाइनाइट टाइम में यहाँ कहीं आएगा, फिर इसके ऊपर इस तरफ अर्थ की तरफ से फोर्स लगने लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जब वो पार्टिकल आ जाएगा तो उसके ऊपर नीचे की तरफ लग रहा होगा फोर्स ग्रेविटी का। ऑलराइट, तो अगर मैं इन दोनों मासेस को अज्यूम करूं, सिर्फ ये हमारा सिस्टम है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो हो जाता है हमारा इंटरनल फोर्स इन दोनों के कारण। अच्छा, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, इसका मास बहुत कम है, तो उस केस में क्या होगा, अर्थ का सेंटर ऑफ मास इस तरफ एक्सेलरेट नहीं हो पाएगा, पूरा का पूरा यही इस तरफ आने वाला है। तो इनकी मिलाकर के कुछ पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। पोटेंशियल एनर्जी के कारण काइनेटिक एनर्जी आएगी, और पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किसको मिल जाएगी, इस वाले छोटे मास को, क्योंकि अर्थ इतनी भारी है कि हम मान लेंगे वो मूव ही नहीं कर पा रही है। तो ऐसे केस में देखो क्या होता है, ये पार्टिकल जब यहाँ पे आता है तो इसके पास नीचे की तरफ इसकी कुछ वेलोसिटी होती है v, और अब क्योंकि जो वर्क डन था वो इंटरनल फोर्सेस, ग्रेविटी यहाँ पर इस पूरे सिस्टम में ग्रेविटी इंटरनल फोर्स बन जाती है। अगर मैं सिर्फ इस अकेले की बात करूँ तो ग्रेविटी इंटरनल फोर्स नहीं है, लेकिन इन दोनों की बात करूँ तो ग्रेविटी इंटरनल फोर्स है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ u + k इनिशियल will be equal to u + k फाइनल। ऑलराइट, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी है, अब देखो इनिशियली तो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 0। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, ये रेस्ट पे थी, ये भी रेस्ट पे था, तो हमारे पास उसकी वैल्यू भी आती है 0। विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी है। अब देखो इसको पॉइंट मास मान सकते हैं अर्थ को, ये तो है ही पॉइंट मास, और स्फीयर के बाहर होते हैं तो वो भी पॉइंट मास की तरह एक्ट करते हैं। अब यहाँ पर लेट से इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है ना, उसको मैं बोल देता हूँ स्मॉल r, और ये स्मॉल r कहाँ से, सेंटर से यहाँ तक का,
स्मॉल आर, दिस इज इक्वल टू स्मॉल आर। इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है माइनस जी एम एम अपॉन स्मॉल आर, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है, अर्थ की काइनेटिक एनर्जी, अर्थ का मास हम मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा है तो अर्थ ऊपर मूव ही नहीं कर पाती है, पूरा का पूरा वही नीचे आता है। इसकी वैल्यू आती है 0 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। और यहाँ पर आप देखोगे m से m कट जाता है, आप वेलोसिटी की कुछ वैल्यू निकाल सकते हो। वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 2gm अपॉन r, इसका अंडर रूट। इस तरीके से आप वेलोसिटी की कैलकुलेशन कर सकते हो। और बहुत सारे इसके केसेस बनाए जा सकते हैं। लेट्स से यहाँ पर इनिशियली कुछ हमारे पास काइनेटिक एनर्जी दे दी, वेलोसिटी की वैल्यू 0 नहीं है, तो आप किस तरीके से वेलोसिटी, यहाँ पर आपको बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, यही करना होता है। बेसिकली हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करा देते हैं। इस तरह के सिस्टम्स में यही हमें करना होता है। अर्थ पर हम जब भी किसी मास को ऊपर उठाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी है mgh से। लेकिन अगर मैं इसको उठाते उठाते ऊपर एकदम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाऊं तो कैसा दिखेगा, बेसिकली यहाँ से कुछ पार्टिकल को उठा करके मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाता हूँ, तो इनफाइनाइट हाइट ले गया, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइटली बढ़ा दी। और हम जानते हैं इनफाइनाइट पे तो पोटेंशियल एनर्जी हमने 0 डिफाइन करी हुई है। तो एक्चुअली दोनों केसेस अलग हैं। अर्थ पे हम छोटे मोटे वेरिएशन जब यहाँ करते हैं तो हम बात अलग करते हैं। रियलिटी में अगर हम लार्जर स्केल पे देखें, बड़ी पिक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर मान लो मेरे पास यहाँ पर कोई मास था m और उसको मैंने यहाँ से हाइट h उठा दिया है और हमारे पास कुछ अर्थ का भी रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ, तो हम किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल ये हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, यहाँ पे आएगी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, दिस विल बी योर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू इज इक्वल टू इतना। पता करते हैं कितनी इसकी वैल्यू आ रही है। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी लिख सकते हो, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है h प्लस आर ई, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस जी एम एम अपॉन एच प्लस आर। ठीक है, इसका मास है कैपिटल एम, इसका मास था स्मॉल एम। ठीक, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियली वो यहाँ पे था, इन दोनों के बीच में अभी जो डिस्टेंस है वो है आर के बराबर है ना, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, उसको मैं आर ही लिख रहा हूँ। तो ये भी पॉइंट मास की तरह काम करेगी क्योंकि हम स्फीयर के बाहर हैं, तो दो पॉइंट मास के बीच में अगेन वही सेम फॉर्मूला माइनस जी एम एम अपॉन आर। ठीक है, दोनों ही फॉर्मूलों में माइनस लगा हुआ है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है और बीच में माइनस है क्योंकि ये वाला माइनस हमें कंसिडर करना था। इसकी वैल्यू देखो कितनी आ जाती है, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाती है जी एम एम, अगर आप बाहर निकाल दो और इसमें भी आर को अगर आप बाहर निकाल दो, अंदर हमारे पास वैल्यू आ जाती है, देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, ये वाली वैल्यू मैंने पूरी एज इट इज़ बाहर निकाल दिया तो इतना है 1 माइनस हमारे पास अंदर बचता है 1 अपॉन आर को यहाँ से बाहर निकाला है तो ये आ जाता है 1 प्लस एच अपॉन आर। अब यहाँ पर हम लेते हैं एलसीएम, तो देखो क्या वैल्यू आती है, दिस इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर। एलसीएम आप लोगे तो ये देखो 1 प्लस एच अपॉन आर यहाँ ऊपर आएगा और ये -1 है तो 1 से 1 कट जाएगा, हमारे पास ऊपर बचता है सिर्फ एच अपॉन आर, डिनोमिनेटर में होता है 1 प्लस एच अपॉन आर। और यहाँ पर ये जो आर है उसको आप बाहर निकाल दो तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू जी एम एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर, या फिर इसी को मैं रीअरेंज कर देता हूँ, इट इज इक्वल टू एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच बाय आर। अभी तक जो हम फॉर्मूला देखते थे क्या होता था, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से उठा देता हूँ तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होता था उसको हम क्या लिखते थे एम जी एच के बराबर। लेकिन अगर h की वैल्यू r के कंपेरेबल है ना, r के कंपेरेबल है, तो यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली ये वाला फॉर्मूला होता है। अब देखो अर्थ का जो रेडियस होता है वो होता है 6400 किलोमीटर के बराबर
और वहाँ पे आप 2-4 मीटर ऊपर नीचे करोगे तो ये 6400,000 मीटर जो है उसमें आप 2-4 मीटर ऊपर नीचे करोगे तो ये वैल्यू एक्चुअली अप्रॉक्सीमेटली जीरो हो जाती है वहाँ पे नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो मैं क्या लिख देता हूँ, इफ़ एच इज़ लेस देन इक्वल टू आर, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा यू इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू mgh। अब ये वो फॉर्मूला आ गया आपका जाना पहचाना जो आप सब जगह यूज़ करते हो। और ये क्या होता है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। यहाँ पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी है उसके कंपैरिजन में यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgh करते हैं। इसका ये मतलब नहीं हो कि यहाँ पे एक्चुअली जीरो थी या यहाँ पे एक्चुअली जीरो थी, जीरो कहीं नहीं होती है। जीरो तो हम मान के चलते इनफाइनाइट डिस्टेंस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ नेगेटिव वैल्यू होगी। यहाँ से आप हाइट h ऊपर उठाते हो तो आप पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, कितनी बढ़ती है, इस फैक्टर से। और अगर h की वैल्यू आप सरफेस के आसपास ही घूम रहे हो, है ना, अर्थ की सरफेस पे ही रहते हैं हम तो आपके पास यही वैल्यू सिंप्लीफाई होकर के mgh के बराबर आ जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। An object of mass 1 kilogram is taken to a height from the surface of the earth which is equal to 3 times the radius of the earth। तो यहाँ पर हमारे पास सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट थी, उसको हम ऊपर लेकर के गए हैं इस तरीके से। कितना ऊपर लेकर के गए हैं, यहाँ से मैं ऊपर लेके गया हूँ और ये डिस्टेंस हो जाती है हमारे पास 3 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। तो अब आपको बताना है इसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज कितना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास डायरेक्टली वो वाला फॉर्मूला काम आ जाता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू कितना होता है, mgh अपॉन 1 प्लस h अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। और ये फॉर्मूला याद रखना है, जब भी सरफेस ऑफ अर्थ से किसी चीज़ को उठाया जाता है तो इस तरीके के सवाल आते रहते हैं, इसलिए ये वाला फॉर्मूला वहाँ पर यूज़ होता है। mgh मत कर देना सीधे सीधे, राइट। वीडियो को पॉज करो और बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना गेन हुआ है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर वैल्यूज रखनी है। मास की वैल्यू कितनी है, 1 किलोग्राम। जी की वैल्यू हमें 10 लेनी है। हाइट हम कितना लेके गए हैं, 3 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। 3 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6400 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय 1 प्लस h अपॉन आर ई। तो उसकी वैल्यू कितनी है, 3, है ना। h की वैल्यू है 3 आर ई, तो ये हो जाए 1 प्लस 3। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है, देखो ये हो जाता है 10 इंटू 3 इंटू 6400 डिवाइडेड बाई 4 किलोमीटर। ये कट जाएगा 16 इस तरीके से, और इसकी वैल्यू आ जाती है 16 इंटू 3 48000 किलो जूल। तो हमारे पास एक्चुअली आ जाता है इज इक्वल टू 48 मेगा जूल, या मिलियन जूल भी बोल दो, कुछ भी बोल दो। ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। मान लो हमारे पास एक मास है यहाँ पर m1, दूसरा मास है यहाँ पर m2। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, और लेट्स से वो डिस्टेंस है हमारे पास r, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या हुआ। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब, पहली बात तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए इस सिस्टम को बाउंड होना चाहिए। बाउंड होना चाहिए मतलब बाउंड सिस्टम वो होते हैं जो अपने आप बहुत दूर नहीं जा पाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जा नहीं पाएगा। इसका मतलब देखो इसके ऊपर फोर्स किधर लग रहा होगा, इस पे इधर फोर्स लग रहा है, इस पे इधर फोर्स लग रहा है, राइट। तो अगर मुझे इसको इनफाइनाइट पे ले जाना है तो मुझे इसको कुछ इस दिशा में फोर्स लगाना पड़ेगा और इसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो मुझे इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा इस सिस्टम के ऊपर, तभी मैं इसको वहाँ पर लेके जा पाऊंगा, राइट। सिमिलरली इसके साथ भी वही चीज़ है। तो इस सिस्टम की कुछ इनिशियल एनर्जी होगी, है ना। यहाँ पर लेट्स से अभी इसकी जो भी वेलोसिटी है मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगी और कुछ पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल होगी, राइट। इसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन ऐड करना पड़ेगा, और फिर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये पहुँच गए हमारा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। उसको मैं बोलता हूँ यू फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारे पास यू फाइनल को वैल्यू हम 0 मानते हैं, दिस इज बाय डेफिनेशन। और काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है वहाँ पर उसकी वैल्यू भी 0 है। जस्ट हमने मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क किया, तो वहाँ पे जाते जाते उसकी वेलोसिटी 0 है, वहाँ पे कुछ और काइनेटिक एनर्जी उसके पास एक्स्ट्रा नहीं है। तो हमारे पास जो वर्क डन आ जाता है, जो मैंने वर्क किया वही हो जाती है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी। तो वर्क या फिर बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, जो हम एक्सटर्नल इंसान ने वर्क किया ना, WEXT, मैंने जो वर्क किया, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, माइनस ऑफ यू इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, या फिर उसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ टोटल एनर्जी इनिशियल। बस यही हमारे पास फॉर्मूला है। बाइंडिंग एनर्जी आपसे पूछी जा सकती है, लेट से इसी सिस्टम की बाइंडिंग एनर्जी बता दो। तो देखो अगर मेरे को बोल दिया जाए कि इसकी वेलोसिटी अगर दोनों 0 हैं
तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों की कितनी है, माइनस Gm1m2 डिवाइडेड बाय R प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है, अगर रेस्ट पे है तो वैल्यू 0 है, अगर रेस्ट पे नहीं है तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू यहाँ जाएगी, m1 हाफ m1v1 प्लस हाफ m2v2, इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाती है प्लस Gm1m2 अपॉन R। फील करो इतना मुझे वर्क करना पड़ेगा तो ये दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाएंगे, यही होती है बाइंडिंग। मान लो हमारे पास एक प्लैनेट है इस तरीके से, उसका मास है कैपिटल M और यहाँ पे एक स्मॉल m छोटू सा मास रखा हुआ है। अच्छा मैं यहाँ पर से इसको फेंकता हूँ ऊपर तो वापस वो नीचे गिर जाता है, और तेज फेंकता हूँ तो फिर नीचे गिरता है, और बहुत तेज फेंक दूँ तो भी नीचे आ जाता है। क्या कोई ऐसी मिनिमम वेलोसिटी हो सकती है जिस पर मैं फेंक दूँ उसको ऊपर तो फिर वो वापस ही ना आए, और वही होती है हमारी एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अभी यहाँ पर ये इस तरीके से रखे हुए हैं तो ये एक बाउंड सिस्टम है, ये मास अपने आप बाहर तक नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इन दोनों की अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो वैल्यू नेगेटिव है ना, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है। अब अगर इसको मुझे बाहर लेके जाना है तो मेरे को यहाँ पर इस पर कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, इसको खींच के बाहर ले जाना पड़ेगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस है। तो मैं इसके ऊपर वर्क डन करता हूँ, तब जाकर के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फिर हमारे पास 0 हो जाती है। ऑलराइट, ये बाइंडिंग एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप इसको समझ सकते हो। अच्छा मैं इसको एनर्जी यहाँ पर कैसे दे सकता हूँ, अगर मैं इसको कुछ एनर्जी दे दूं तो ये इनफाइनाइट पे चला जा सकता है ना, लेकिन वो एनर्जी कोई सी भी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है मैं इसको यहाँ पे गर्म कर दूं तो वो इनफाइनाइट पे चला जाएगा, ऐसा होता तो मैं अपने फ़ोन को गर्म करता, ये पहुँच जाता सैटेलाइट बन के कहीं। तो ऐसे हम कोई सी भी एनर्जी नहीं दे सकते, हम यहाँ पे देते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी देते हैं इसका मतलब यहाँ पर मैं इस तरीके से कुछ वेलोसिटी देता हूँ। ऑलराइट, अब इस सिस्टम के लिए जो 2 मास सिस्टम है, 1 और 2 मास है, इन दोनों के लिए हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स एक इंटरनल फोर्स है। इस पूरे सिस्टम के लिए मैं कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी कर सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, U इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू U फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब यहाँ पर U इनिशियल ये कुछ फिक्स वैल्यू है जिसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, माइनस Gm अपॉन R। इसको कुछ काइनेटिक एनर्जी दी गई है तो इसकी भी वैल्यू आ जाती है प्लस हाफ mv² इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। जब ये पहुंच गया है कहाँ पर, ये पहुंचे हैं जनाब इन्फिनिटी पर, तो यहाँ पर हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है 0, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है। अच्छा मैं यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी दूंगा तो यहाँ पर मेरे पास फाइनली कुछ वेलोसिटी बची रहेगी और इन्फिनिटी पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 नहीं होगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं मिनिमम वेलोसिटी दूँ यहाँ पर जिससे वो बाहर चला जाए, तो यानी यहाँ पहुँचते पहुँचते उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी फाइनल को भी आप 0 मार्क कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे m से m कट जाएगा, हमारे पास जो v² की वैल्यू आती है या फिर v की वैल्यू ही आ जाती है, v इज इक्वल टू 2Gm अपॉन R। ये हो जाती है हमारे पास एस्केप वेलोसिटी, इसीलिए इसको हम बोलते हैं VE इज इक्वल टू इतना। अब यहाँ पे एक स्पेशल कैलकुलेशन कर लेते हैं हमारी अर्थ की सरफेस पे। अर्थ की सरफेस पे अगर आप इसी को देखो रीअरेंज कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2Gm अपॉन R² टाइम्स R। और ये वाली जो वैल्यू है अब ये क्या है, स्मॉल g के बराबर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसको आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू 2Gr रेडियस ऑफ अर्थ। ये स्पेसिफिक वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे अर्थ के लिए तो ये वाली जो स्पीड आ जाती है दिस इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। 11 किलोमीटर दूर, आपसे सोचो आपके घर से आपका स्कूल या कोई भी 11 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कोई जगह है, 1 सेकंड में वहाँ पे पहुँच जाओगे। इतनी तेज़ अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाए तो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चली जाती है। अच्छा हमने ये जो एस्केप वेलोसिटी दी है, क्या हमें ऊपर की तरफ ही फेंकना पड़ेगा उसको? अगर मैं यहाँ से इस तरीके से फेंक दूँ तो क्या होगा? तो देखो आप उसे यहाँ पर इस तरीके से फेंकोगे, यहाँ से वो इस तरीके से जाएगा। अब वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा लेकिन वो जाएगा फिर भी इन्फिनिटी पे, और हम फिर ये जानते हैं ये जो पाथ होता है वो एक्चुअली पैराबोलिक पाथ होता है। सवाल क्या पूछे जाएंगे, हमने उसको वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी किस तरीके से दी है, ऊपर दी है, इधर दी है, इधर दी है, फर्क नहीं पड़ता, वो पहुंचेगा इन्फाइनाइट से। पर ध्यान रख लेना आपने वेलोसिटी दे दी और यहाँ पे कोई बिल्डिंग थी तो वो बिल्डिंग से टकरा सकता है, तो ऐसे कहीं भी मत फेंक देना, है ना। ट्राई करो अपने पेन या पेंसिल को 11 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर फेंकने की कोशिश तो करो,
डायरेक्शन से तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आप देखोगे कि ये जो m की वैल्यू थी ना वो हमारी स्टार्टिंग में ही कट गई थी, तो हमारे पास ये जो एस्केप वेलोसिटी आती है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास स्मॉल m, सिर्फ ये प्लैनेट के मास पर डिपेंड करती है। यहाँ पे हम एक चीज़ तो मान के चल ही रहे थे, बहुत स्टार्टिंग से हमारी अजम्पशन थी कि m इज़ मच मच मोर देन स्मॉल m, और इसके कारण वी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ m। अगर आपको मोबाइल फेंकना है या पेन फेंकना है, दोनों को आपको फेंकना पड़ेगा सेम ही स्पीड से। अच्छा, ये जो वी एस्केप है इसको आप देखो यहाँ पर, इसको आप फिर से रीअरेंज कर सकते हो, तो यहाँ से आपको एक और वैल्यू मिलती है। क्या मिलता है? हाफ m वी एस्केप का स्क्वायर इज इक्वल टू mgre। ये बस एक याद रखने के लिए सिंपल फॉर्म हो जाता है। कितनी तेज फेंका, तेज फेंका, mgh हम याद रखते हैं ना, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh करते हैं। तो कुछ कॉमन सी वैल्यूज हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं। The radius in kilometer to which the present radius of Earth r is equal to इतना to be compressed so that the escape velocity is increased 10 times। तो हमारे पास v escape का फॉर्मूला क्या होता है? escape velocity is equal to 2gm अपॉन r का अंडर रूट, और इसी की वैल्यू हमने देखी थी, निकल के आई थी 2gr के बराबर। अब यहाँ पर इसमें से कोई एक फॉर्मूला यूज़ करना है, बताओ कौन सा वाला नहीं करना है। हमारे पास क्या हो रहा है, जो अर्थ है जब मैं उसको कंप्रेस करके छोटा कर दूंगा, बेसिकली मैं उसका रेडियस छोटा कर रहा हूँ, तो इन दोनों में से एक ही फॉर्मूला काम करेगा, ये वाला काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं उसका रेडियस चेंज कर रहा हूँ तो हमारे पास ये जो जी की वैल्यू होती है वो भी तो चेंज हो जाती है। जी की वैल्यू क्या होती है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो ये भी कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए आप इस फॉर्मूले को यूज़ ना करें, आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला ये वाला हमें यूज़ करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वी ई डैश अपॉन वी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ आर अपॉन आर डैश, है ना। यहाँ पर हमें बोला हुआ है कि एस्केप वेलोसिटी नई वाली इसका 10 टाइम्स होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू हम किसके 10 के इक्वल कर देंगे। हमें पता चलता है आर अपॉन आर डैश की वैल्यू हो जाती है 100, आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाती है आर अपॉन 100। रेडियस ऑफ अर्थ कितना था 6400 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे तो इसकी वैल्यू हो जाती है सिर्फ 64 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए मार्क करोगे तो गलती हो जाएगी, क्योंकि ये 64 मीटर है, 64 किलोमीटर यानी कि 64,000 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। The masses and radii of the Earth and the Moon are m1 r1 and m2 r2 respectively. Their centers are at a distance r apart. Find the minimum escape velocity for a particle of mass m to be projected from the middle of these two masses. तो हमारे पास देखो, पहली बात तो यहाँ पर है अर्थ m1 r1, यहाँ पर है हमारे पास मून m2 r2, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? ये वाला डिस्टेंस है r, और इन दोनों के मिड पॉइंट से यहाँ से मैं प्रोजेक्ट करना है, लेट्स से इस तरफ मैं इसको वेलोसिटी देता हूँ v। तो किस तरीके से अप्रोच किया जाएगा? पहली बात तो इन दोनों को आप पॉइंट मास मान सकते हो, क्योंकि उन स्फीयर के आप बाहर हो तो पॉइंट मास की तरह एक्ट करेंगे। और यहाँ से हमें अब मान के चल रहे हैं कि ये दोनों स्टैटिक हैं, ये रुके हुए हैं, ये कहीं नहीं जा रहे हैं, अपनी जगह से हिल नहीं रहे। इसको हमने कुछ वेलोसिटी दे दी, हमें कर देना है यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। अच्छा, मुझे मिनिमम वेलोसिटी देनी है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जब वो पहुंचेगा तो वहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी तो वहाँ ज़ीरो होती है, तो ये वाली दोनों वैल्यूज़ आ जाती हैं आपके पास 0 एंड 0। अब आपको ये पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वैल्यू तो हाफ एम वी स्क्वायर है। इन दो पॉइंट मासेस के कारण यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी हो जाती, पोटेंशियल मेथड से लिख लो, या फिर इन दोनों का पेयर बनाओ, इन दोनों का पेयर बनाओ, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखो और वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो।
करेक्ट आंसर है ए। सॉल्व करना शुरू करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, तो देखो यहाँ पर ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, r डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है वो भी है r डिवाइडेड बाय 2। मैं इन दोनों के कारण पोटेंशियल एनर्जी और इन दोनों के कारण पेयर के हिसाब से लिख रहा हूँ। तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो आती है -g m1m, इसका मास मान लो यहाँ पर m है, डिवाइडेड बाय r/2, प्लस इन दोनों के कारण कितनी हो जाएगी, हो जाएगी -gm2m डिवाइडेड बाय r/2, प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, उसकी वैल्यू है हाफ m v स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो हमारे पास 0 आई थी। यहाँ पर आप देखोगे अगेन इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये सैटेलाइट, इसको जो भी बोलना है आपको। और यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाएगी, इसको आप लिख सकते हो v² इज इक्वल टू g/r, ये यहाँ पे आ जाता है 2, इधर बचता है m1 प्लस m2, और यहाँ से v की वैल्यू आ जाती है √4g/r m1 प्लस m2। ऑप्शन नंबर ए इज आर करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, कॉन्सेप्चुअल सवाल था। आपको देखना है कि यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ नेगेटिव थी। देखो पोटेंशियल एनर्जी कुछ नेगेटिव थी, इतनी ही मैं उसमें काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दूं तब उसकी टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी, यानी वो इनफाइनाइट तक पहुंच सकता है, इन्फिनिटी तक। अच्छा, इसी सवाल का एक और वेरिएशन हो सकता है। बस आपको बोला था कि ये इन दोनों के सेंटर की जगह इन दोनों के सेंटर ऑफ मास पे, तो पहले आप सेंटर ऑफ मास पता करना पड़ेगा, लेकिन फिर उसके बाद से अप्रोच सेम ही रहने वाली है, तो उस तरीके के भी सवाल हो सकते हैं।
और इसी के साथ हमारा ग्रेविटेशन का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। 15 वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही हो। अब हम मिलेंगे वीडियो नंबर 16 में, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस करते रहो। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। आपको जो भी प्रैक्टिस करनी है सारे मटेरियल मिल जाएंगे, कलरफुल नोट्स मिल जाएंगे। आप नोट्स को खरीद भी सकते हो फॉर क्विक रिविजन। बार बार नोट्स बनाने में आप मत टाइम वेस्ट करो, मैंने बहुत टाइम ऑलरेडी लगा लिया है, तो आप उसको खरीद भी सकते हो, प्रिंट आउट करा सकते हो, जो भी आपको करना है कर लेना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।